नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा में आपका स्वागत है। तो कहानी शुरू करते हैं। शिप्रा अपनी ननंद की बेटी की शादी में आई थी। एक लौती मामी थी, वह रिमझिम की। शिप्रा के बेटे से 4 महीने छोटी थी रिमझिम। जन्म के बाद ननंद की तबीयत खराब हो गई थी तो शिप्रा ने अपना दूध पिलाया था उसे। सास हमेशा कहती, तुमने दूध पिलाया है ना, इसलिए ममता ज़्यादा है। पता नहीं, पर सच तो यही था कि शिप्रा की लाडली थी रिमझिम। शादी को लेकर बहुत उत्साह था उसमें। जिद करके 1 हफ्ते पहले ही बुला लिया था मामी को उसने। स्टेशन पर नंदोई और भाजा आए थे लेने। नंदोई को ध्यान से देखा शिप्रा ने तो बेटी के विवाह की चिंता की लकीरें माथे पर इस पर झलक रही थी। शिप्रा समझ सकती थी कि उनकी चिंता। घर पहुंची तो रिमझिम लिपट गई आकर। मामी के आने से उसका चेहरा खिल गया था। दोपहर के खाने के बाद रिमझिम ने अपनी शादी की तैयारियां दिखानी शुरू की। हाथ में एक डायरी और पेन लेकर सामने बैठकर बोली, मामी अच्छे से देख लो, जहाँ कुछ कम लगे बताना। ये देखो, बनारसी सास की साड़ी, ननंद की साड़ी। सुप्रिया खुश होकर बोली, अरे तुमने तो ज़बरदस्त शॉपिंग की है, हर चीज़ लाजवाब है, कहीं कोई कमी नहीं है। वाह, मानना पड़ेगा तुम्हें। उसने खुश होकर कहा, थैंक यू मामी, तुम्हारा टेस्ट जरा हट के है। तुम्हें अच्छा लगा है मतलब अच्छा ही होगा। मामी, आज शाम को मेरे ऑफिस के सहकर्मी आ रहे हैं सामान देखने, तुम मम्मी के साथ मिलकर कोई अच्छी सी डिश बना ले देना। शिप्रा ने सहमति जताई। इतनी जल्दी उसने सारा सामान तो देखा नहीं था, सोचा शाम को सबके साथ देख लेगी। रिमझिम अपने पापा के साथ बाकी की तैयारियों पर चर्चा कर रही थी। शिप्रा को खुद की बेटी की शादी की भी चिंता होने लगी। इतनी तैयारी कैसे करेगी वह? अब लड़का देखना शुरू करना पड़ेगा। ननंद का बेटा एक कोने में गुमसुम खड़ा था। रिमझिम से 4 साल छोटा था उम्र में, पर परिपक्व ज़्यादा था। उसे देखकर शिप्रा को लगा कि दीदी के ससुराल चले जाने का सोचकर दुखी होगा। शाम को रिमझिम के ऑफिस की पूरी टीम पहुंची। रिमझिम खुश होकर अपनी शादी का सामान दिखा रही थी। ननंद भी सबका स्वागत कर रही थी उत्साह होकर। ननंद का बेटा भाग भाग कर सबकी खातिर कर रहा था। सारा सामान देखकर तो शिप्रा की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना दहेज, पूरा बाजार ही मौजूद है यहाँ तो। रात को छत पर टहलते हुए शिप्रा ने ननंद के बेटे ऋषभ से हाल, बेड, आतिशबाजी और टेंट के बारे में पूछा तो उसने कहा, मामी सब हो गया है, एडवांस भी दे दिया है, बस 2 दिन पहले टेंट भी लग जाएगा। शिप्रा ने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए कहा, ऋषभ तुमने बहुत बढ़िया इंतजाम किया है, देखना तुम्हारी बीवी भी बहुत सुंदर आएगी। प्रीति बहुत खुश है। रुपए पैसों की कोई मुसीबत तो नहीं है बेटा? ऋषभ दुखी होकर बोला, नहीं मामी जी, सब इंतजाम हो गया है, फूल और मिठाई का बस पक्का करना है। दीदी ने एक एक सामान अपनी पसंद का लिया है। मम्मी के साथ पिछले 4 महीनों से शॉपिंग चल रही उसकी। ऋषभ के स्वर में एक मौन दर्द था जिसे शिप्रा चाहकर भी अनसुना न कर सकी। उसने भी सोचा, क्यों यह सब पूछ रही है। अगले दिन कॉलोनी वाले को न्योता दे दिया गया था। दहेज का सामान देखने का, चाय नाश्ते का इंतजाम सुबह से ही कर रही थी ननंद। शाम को कॉलोनी की महिलाओं ने आकर रिमझिम के शादी की बधाई दी, गाने गाए। शिप्रा का ननंद के ने परिचय करवाया। अचानक एक महिला ने ननंद से पूछा, कैश कितना दे रहे हैं आप लोग? ननंद तुनक कर बोली, लड़के वालों ने कुछ भी नहीं मांगा है, हमारे यहाँ कैश नहीं मांगते। उस महिला ने तब भुनाते हुए कहा, अच्छा तो इतना सारा सामान बिन मांगे ही दे रही है आप? सुई से लेकर सिलाई मशीन कुछ भी तो नहीं छोड़ा आपने? हमने सोचा जरूर दबाव होगा वहाँ से। पार्टी खत्म होने पर शिप्रा ने भी यही सवाल किया ननंद से। उसने हंसकर कहा, भाभी आपको तो पता है कितनी शौकीन है रिमझिम, हर चीज़ का शौक है। शादी को लेकर बचपन से सपने देखती थी, अब एक बार ही तो देना है। जिस चीज़ पर हाथ रखा उसने मैंने दिलवा दिया। अपनी माँ की बात बीच में ही काट कर रिमझिम बोली, मामी ससुराल में अगर इज्जत चाहिए तो खूब सारा दहेज लेकर जाना चाहिए।
कोई कुछ बोले उससे पहले ही उनका मुंह बंद कर दो। ये देखो ना, सास के लिए सबसे महंगी साड़ी ली है मैंने। व्यवहार में अगर कान का या अंगूठी मिली तो वह भी देख लेंगे, बस मुंह नहीं खोल पाएगी, नुक्स नहीं निकाल पाएगी। नंद के लिए भी सूटकेस भर कर सामान खरीदा है मैंने। शिप्रा अब चंभित हो गई, यह सोचकर कि आजकल बेटियों को अपनी शादी का दहेज इतना प्रिय है। तभी ऋषभ को आता देख ननंद ने एक डिबिया छिपा दी। ऋषभ माँ से रुपए लेकर पिता के साथ शायद बाहर जा रहा था। उसके जाते ही रिमझिम ने माँ के हाथ से लेकर वह डिबिया शिप्रा को दिखाई। ओह, इतना सुंदर और महंगा ब्रेसलेट! शिप्रा का मुंह खुला का खुला रह गया। रिमझिम ने शिप्रा से लड़ियाते हुए पूछा, कहो मामी, कैसा लगा यह ब्रेसलेट? है ना खूबसूरत? तुम्हारे दामाद की फैलती बंद हो जाएगी। शिप्रा सचमुच फैन हो रही थी रिमझिम की। इतनी छोटी पर इतनी बुद्धि। चैन के बदले में यह सुंदर ब्रेसलेट अतुलनीय है। ननंद ने रहस्योद्घाटन किया। चैन को हमने बनवाया ही है सगाई के लिए। यह ब्रेसलेट रिमझिम देगी अपनी तरफ से गिफ्ट किशोर दामाद को। अपनी सैलरी के पैसों से खरीदी है उसने। शिप्रा रिमझिम की बुद्धिमत्ता की कायल हो चुकी थी। अगले दिन सुबह सुबह घर पर एक सज्जन से बात कर रहे थे नंदोई। बेटा ऋषभ नाराज सा खड़ा था। शिप्रा ने देखा एक बड़ा सा पैकेट उस सज्जन ने नंदोई के हाथ में थमाया। बदले में कुछ कागजात पर दस्तखत करवाए। ननंद से इस बारे में पूछना उचित नहीं लगा। संगीत का आयोजन एक बड़े से मैरिज हाल में किया गया था। सगाई, हल्दी, शादी यही से होनी थी। संगीत के बीच में ही ऋषभ ने अपनी माँ को बुलाया। काफ़ी देर तक जब वह लौट कर नहीं आई तो शिप्रा को चिंता हुई। बगल के कमरे से ऋषभ और ननंद के बहस की आवाज़ आ रही थी। ऋषभ के पापा नंदोई चुपचाप बैठे थे कुर्सी पर। शिप्रा को देखकर ननंद ने बेटे को चुप रहने का इशारा किया तो वह शिप्रा तो खींचकर अंदर लाया और बोला, मामी आप ही समझाओ मम्मी को। पानी सर से ऊपर चला गया है। अब हर दिन नई नई फरमाइशों से तंग आ चुके हैं मैं और पापा। दीदी की बेफजूल ख्वाहिशों को तुल देकर मम्मी ने इतना पैसा खर्च करवा दिया है कि अब पापा हार गए हैं। मैं तो छोटा हूँ। जब भी दीदी को या मम्मी से कुछ कहता हूँ तो दोनों चुप करवा देते हैं। मामी, दीदी के ससुराल वाले इतने सभ्य और संस्कारी हैं कि शादी में कुछ भी नहीं मांगा। जीजा जी ने मम्मी और पापा से साफ साफ कह दिया था कि मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। फिर भी अनावश्यक दिखावे के चक्कर में लाखों रुपए बर्बाद हो चुके हैं पापा के। अभी पूरी शादी बची है। ऋषभ हाँफ रहा था बोलते बोलते। पिछले कई दिनों से इतनी तनाव में था, शायद वह तभी खोया खोया लग रहा था। शिप्रा ने ननंद की ओर देखा तो वह बेटी की तरफदारी करती हुई बोली, अब क्या करूं मैं भाभी, खाना बनाना पसंद नहीं उसे बचपन से, तो किचन के सारे गैजेट्स देना पड़ा। रोटी कभी गोल बेलती नहीं तो रोटी मेकर खरीदी है। सजने संवरने का तो उसे कितना शौक है। उसे मैचिंग किए बिना कहाँ कोई ड्रेस पहनती है। ससुराल वालों की जली कटी सुन थोड़े पाएगी। किशोर और उसके पेरेंट्स ने कभी तो कह दिया कुछ नहीं चाहिए, बाद में बात सुनाएंगे तो क्या वह रुक पाएगी वहाँ? बहुत स्वाभिमानी है मेरी बेटी। ऋषभ जबरदस्ती बात का बतंगड़ बना रहा। बेटी की शादी तो एक बार ही होती है, थोड़ा बहुत उधार तो होगा ही। नंदोई जो अभी तक चुप थे चिल्लाकर बोले, अपनी बेटी को घर के काम सिखाया है तुमने? कभी बताया है कि घर खर्च कैसे पूरा होता है? सुबह से उसकी आया बन आगे पीछे घूमती रही तुम। अब क्यों डर रही हो बेटी को ससुराल भेजने से? लड़कियां कितनी भी पढ़ी लिखी हो, नौकरी पेशी वाली हो, आधुनिक हो, ससुराल में कुछ काम उन्हीं को शोभा देते हैं। तुम्हें क्या लगता है बेटी को भर भर कर सामान देने से उसके दोष ढक जाएंगे? आज से शाम के स्नैक्स और रात के डिनर में पता भी है उसने कितना पैसा लगा दिया है। 2 जगह से 20% ब्याज पर उधार लिया है। अब आगे से कोई भी नहीं देगा, ना ही मैं, चूँकि अरे हम बिड़ला, टाटा और अंबानी नहीं हैं।
उनका भाग्य और है। अपनी बेटी की हर नाजायज़ जायज़ मांग पूरी करके तुमने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाभी की भी तो बेटी है, देखा है ना तुमने, बचपन से घर के सारे काम करती है, पढ़ाई में होशियार है, बुद्धिमान है, तुम्हारी बेटी की तरह नहीं। शिप्रा वास्तव में आज अवित हो रही थी अपनी बेटी पर। शादी अभी हुई नहीं थी, पर शिप्रा अपनी परवरिश से निश्चित थी। ये जो ससुराल वालों को हम दोष देते हैं दहेज मांगने के लिए, हर समय यह सही नहीं होता। बेटों की सोच अब बदल रही है, दहेज के सख्त खिलाफ हो रहे हैं। दामाद अपनी ससुराल का सम्मान करना सीख रहे हैं। अब आज लड़कियां दहेज चाहती हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें मोह है दहेज का, बल्कि इसलिए कि ससुराल वालों को दहेज के भार में ज़िंदगी भर दबा सकें। मध्य वर्गीय परिवार से होकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की नकल करना फैशन बन गया है। तामझाम और चकाचौंध वाली शादियों का तमाशा दिखाकर ये तो ऐसी बेटियां अपना तमाशा बनाती हैं या अपने माता पिता का। दहेज प्रथा समाप्त तभी हो सकती है जब बेटियां ना कहें दहेज के लिए। आज शिप्रा की ननंद की बेटी का विरोध देखकर शिप्रा को बड़ी सीख मिली। अपनी बेटियों को दहेज में अच्छे संस्कार व ससुराल वालों के प्रति आदर का भाव रखना सिखाना ही पर्याप्त दहेज है। बेटियों की कमी छिपाने के लिए दहेज का दोष ससुराल वालों पर थोपना सरासर पाप है। बेटी यदि अपने पिता की आर्थिक स्थिति नहीं समझ सकती तो दामाद से उम्मीद करना यथोचित नहीं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।